नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। घड़ी में बज चुके हैं 10 और 10 का दम देख रहे हैं आप और बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की। बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों को आग लगा रहे कट्टरपंथी ने हिंदू परिवार के 5 घरों में आग लगा दी। बड़ी खबर है, 5 हिंदू परिवारों को घर में बंद करके कट्टरपंथियों ने आग लगा दी। पुलिस ने 5 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिरोजपुर के दमरी ताला गांव में हिंदुओं पर हमला किया गया और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश में हिंदू परिवारों के कम से कम 5 घरों में आग लगाने की घटना सामने आई है। यह घटना शनिवार 27 दिसंबर को फिरोजपुर जिले के दमरी ताला गांव की बताई जा रही है। परिवार के सदस्यों के मुताबिक आग लगने के वक्त वे घर के अंदर फंसे हुए थे क्योंकि दरवाजे बाहर से बंद थे। कुल 8 लोग टीन और बांस की बाड़ काटकर बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन उनके घर, सामान और जो पालतू जानवर थे वो पूरी तरह से आग में झुलस गए, पूरी तरह से जलकर राख हो गए। इसका वीडियो भी सामने आ गया है। स्थानीय पुलिस ने 5 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है और अधिकारियों के मुताबिक आग लगने की सटीक वजहों का यहां पे पता अभी तक नहीं चल पाया। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि हमलावरों ने एक कमरे में कपड़े भरकर आग लगा दी, जिससे आग तेजी से पूरे घर में फैल गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें लोग आग को बुझाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर, ये वीडियो आप भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए। तो वहीं लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क में हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला, जहां एक बाघ ने गेंडे पर हमला कर दिया, जिसके बाद गेंडे की मां ने बाघ को खदेड़ा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। एक मादा गेंडे ने अपने बच्चे के लिए जान की बाजी लगा दी। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं, मादा गेंडे का गुस्सा देखकर बाघ को भी उल्टे पैर वहां से भागना पड़ा। दरअसल दुधवा में एक मादा गेंडा अपने बच्चे के साथ टहल रही थी। इसी बीच एक बाघ दबे पांव उसके पीछे आ गया। धीरे धीरे बाघ गेंडे के बच्चे तक पहुंच गया। वह झपट्टा मारने ही वाला था, तभी मादा गेंडे को खतरे का एहसास हो गया। वह तुरंत पीछे मुड़ी और बाघ को दौड़ा लिया। इस पर बाघ जंगल की तरफ भाग गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पे एक मां का बच्चे के प्रति प्रेम आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दुधवा नेशनल पार्क का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है और एक हैरान कर देने वाला नजारा जो है सामने आया, जहां पे एक मादा गेंडा कैसे अपनी बच्चे की जान बचाते हुए यहां पे नजर आ रही है। तस्वीरें सामने आ चुकी है। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दुधवा नेशनल पार्क में एक हैरान कर देने वाला नजारा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां पे एक मादा गेंडा अपने बच्चे के साथ टहलते हुए नजर आ रही है, लेकिन तभी एक बाघ पीछे से आता है और धीरे से गेंडे के बच्चे को झपट्टा मारने की यहाँ कोशिश करता है, लेकिन मादा गेंडे को यहाँ पे एहसास हो जाता है और यहाँ पे माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए बाघ से भी लड़ जाती है और ये वीडियो, ये तस्वीर सामने आई है। दुधवा नेशनल पार्क का ये पूरा नजारा बताया जा रहा है और ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो राजस्थान के डूंगरपुर से राजनीति का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। दिशा बैठक के दौरान विकास की जगह विवाद छा गया। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत और बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत आमने सामने आ गए। एजेंडे को लेकर शुरू हुई बहस देखते ही देखते तीखी नोकझोंक में बदल गई। इसी दौरान आसपुर विधायक उमेश डामोर ने मर्यादा लांघते हुए बीजेपी सांसद को खुलेआम चुनौती दे डाली। दम है तो बाहर आओ। करीब 15 मिनट तक सभागार अखाड़ा बना रहा। अधिकारी मूक दर्शक बने रहे और हालात संभालने के लिए सुरक्षा कर्मियों को बीच में आना पड़ा। मामला केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से जुड़ा ये बताया जा रहा है। फिलहाल बैठक को दोबारा शुरू किया गया, लेकिन सियासी तापमान काफी बढ़ चुका है। विवाद का वीडियो भी सामने आ चुका है और सुरक्षा कर्मी जो कि बीच में आते हैं और इस पूरे मोर्चे और इस पूरे विवाद को संभालने की कोशिश करते हैं।
डूंगरपुर में भारी हंगामा देखने को मिला और सदन अचानक से अखाड़ा बन गया, जिसमें दोनों नेता आमने सामने लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नोकझोंक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। जिंदा इंसान को कागजों में मरा हुआ घोषित कर दिया जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? बिहार के समस्तीपुर जिले से ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां भू माफियाओं ने जमीन हड़पने के लिए एक रिटायर्ड फौजी का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवा दिया। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के जखरा गांव निवासी 63 वर्षीय अरुण कुमार ठाकुर, जो वर्ष 2003 में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए थे, आज खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। हालात इतने शर्मनाक हैं कि रिटायर्ड फौजी अरुण ठाकुर सीने पर तख्ती टांगकर गांव में घूम रहे हैं। और इस तख्ती पर क्या लिखा है वो भी आपको बता दें। तख्ती पर लिखा है, मैं जिंदा हूं। अरुण ठाकुर का आरोप है कि गांव के भूमाफियाओं ने साल 2014 में फर्जी तरीके से उनका डेथ सर्टिफिकेट पत्र बनवाया ताकि उनकी जमीन पर कब्जा किया जा सके। मामला का खुलासा तब होता है जब कुछ लोग उनकी खेत की जमीन पर कब्जा करने पहुंच जाते हैं। तब बताया गया कि अरुण ठाकुर तो कागजों में 11 साल पहले ही मर चुके हैं। इसके बाद अरुण ठाकुर अपनी बड़ी बहू के साथ अंचल कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक पहुंचे और समस्तीपुर के डीएम रोशन कुशवाहा को पूरे मामले की लिखित शिकायत भी सौंपी। डीएम रोशन कुशवाहा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के सख्त आदेश भी यहां पे दिए हैं। एक मामला आप लोग के माध्यम से अभी प्राप्त जानकारी मिल रही है, इसमें कि जीवित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की बात बताई जा रही है। इसको हम अब तो चूंकि सारी मामले जो डिजिटल ऑनलाइन बनते हैं डिजिटल माध्यम से, तो उसका आवेदन हम लोग चेक कराएंगे कि किस मामले में हुआ है। अगर ऐसा पाया जाता है कि कोई बोगस रिपोर्ट के आधार पर अगर ये किया गया है तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और वर्तमान में चूंकि वो जीवित हैं, इसलिए उस मृत्यु प्रमाण पत्र को निरस्त करने के लिए भी हम लोग निर्देशित करेंगे। रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां उधार में समोसा न देने पर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। अमे सिटीहरा गांव में एक युवक समोसा लेने पहुंचा, लेकिन दुकानदार के इनकार करते ही कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते बात गाली गलौज से मारपीट तक पहुंची और फिर गोलियां भी चलने लगी। फायरिंग से गांव में दहशत फैल गई और लोग घरों में दुबक गए। घटना में दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें कुछ को गोली के छर्रे भी लगे। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही कोचस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों से 16 लोगों को हिरासत में लिया है। थाना अध्यक्ष नीतीश कुमार के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी यहां पे की गई है। तो रोहतास से मारामारी करे बन जाए, उधार न दे तो मार के धके छोटा फटक मारले बस जादू जके के मारामारी केले बा सत्येंद्र जादू। फिर आधा घंटा के बाद मौज जादू जुट के गोली छोड़ ले बन जा 15-20 फायर। काहे खातिर मारामारी भेल बा? यही खातिर समोसा के पछाबे उधार खातिर। का समोसा उधार मांगत रह ना दे उधार वही खातिर। खबर बरेली से है। बरेली में पुलिस ने कैफे में घुसकर तोड़फोड़ की, मारपीट की और हंगामा करने के मामले में कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया है। पुलिस ने ये एक्शन 27 दिसंबर को हुई घटना के संबंध में लिया, जहां इन 5 आरोपियों ने कैफे के स्टाफ और ग्राहकों के साथ अभद्रता और मारपीट की थी। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो में कैद वीडियो को लेकर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में हिंदू रक्षा दल ने सशस्त्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि बांग्लादेश जैसे हालात से सबक लेते हुए हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान घर घर जाकर लोगों को हथियार दिए गए और यह भी कहा गया कि अब खुद की सुरक्षा खुद करनी होगी। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने कहा कि अगर देश में कभी ऐसे हालात बने तो हिंदू पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर ऐसी किसी स्थिति से इनकार किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। साधारण मैसेज है, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए जो हिंदू परिवार हैं उनको हम ये कह रहे हैं कि भाई अपने घरों में शस्त्र रखो। जब शस्त्र होंगे तो उन्हें चलाना भी सिखाएंगे और आप भी खुद भी चलाना सीखेंगे। और जब कभी कहते नहीं पागल कुत्तों का जब झुंड या जाहिलों की जिहादियों की झुंड आपके घरों के सामने खड़ा होगा, भविष्य में पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी स्थिति ऐसी सामान्य है। पर ऐसी स्थिति जैसे बांग्लादेश में हो रही है, वहाँ से हिंदू जो है अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा डरा हुआ। कहना तो क्या है, बस जो पड़ेगा देख लेंगे। नहीं, क्या संदेश मान रहे हैं आप? आपको ये शस्त्र मिला है तो इसका क्या कुछ उपयोग करेंगे और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्या करना जी, जो पड़ेगा उस टाइम देख लेंगे। तो क्या है, उसका उपयोग तो करना ही अगर पड़ेगा। हाँ। बांग्लादेश में हुए दीपू दास हत्याकांड के बाद जहां पूरे देश में आक्रोश की लहर है, हर जगह से एक आवाज उठ रही है कि बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए आखिरकार भारत सरकार कड़ा कदम क्यों नहीं उठा रही है। उसी क्रम में आज गाजियाबाद के अंदर हिंदू रक्षा दल, जी हाँ, हिंदू रक्षा दल ये वही दल है जिसके अध्यक्ष पिंकी चौधरी हमेशा विवादों में रहते हैं और पहले भी तथाकथित बांग्लादेशियों की पिटाई के मामले में लंबे समय तक जेल में रहकर आए। पिंकी चौधरी ने शालीमार गार्डन क्षेत्र में लगभग 400 तलवारों का वितरण किया और बताया कि तलवारें हम गाजियाबाद के उन हिंदुओं को दे रहे हैं जिनको इस्लामिक जिहाद से खतरा है। न्यूज इंडिया के लिए गाजियाबाद से कपिल मेहरा की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए बेखौफ खनन जारी है। धासन नदी की जलधारा को रोककर न केवल अदृश्य पुल बनाया गया है, बल्कि प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनें दिन रात नदी का सीना चीर रही हैं। हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री और खनिज निदेशक माला श्रीवास्तव के सख्त निर्देशों के बाद भी खनिज और राजस्व विभाग की नाक के नीचे ये अवैध कारोबार फल फूल रहा है। आखिर किसकी शह पर हमीरपुर के राट तहसील में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम मौजूद हैं इस टाइम हमीरपुर जनपद के टोला खंगारन पे, जहां खंड नंबर 6 से निकलने वाले वाहनों का जो आवागमन होता है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अदृश्य पुल बनाकर आवागमन किया जा रहा है, जो नदी की पूरी जलधारा को रोककर उसके ऊपर एक अदृश्य पुल बनाया गया है, जिसके बाद उसे निकलने के लिए गाड़ियों का आवागमन बनाया गया है। वहीं अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी संलिप्तता होगी, तब इतना बड़ा अवैध जो आवागमन है ट्रकों का वो निकाला जा रहा है। ओवरलोड ट्रक चोरी से निकाले जा रहे हैं। हमीरपुर से सीलू निषाद, न्यूज इंडिया। यूपी में बुलंदशहर के शिकारपुर में झोलाछाप डॉक्टरों की वजह से नवजात बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। परिजनों का अस्पताल स्टाफ पर नवजात बच्ची को 3 गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप है। वहीं इस पूरे मामले में आशा बहनों की मिलीभगत की बात भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि आशा की सलाह पर महिला को प्रसव के लिए प्रियबंदा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां नवजात बच्ची को अस्पताल स्टाफ ने 3 इंजेक्शन लगा दिए, जिस कारण से बच्ची की मौत हो गई, बच्ची की जान चली गई। बुलंदशहर, जहांगीराबाद, डिबाई दोराहा और अब शिकारपुर में मासूमों की मौत के जिम्मेदार झोलाछाप डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग चुप है, मौन है। मामला ये हुआ, यहाँ पे बच्ची पैदा हुई है, ठीक ठाक बच्ची पैदा हुई है, बड़े ऑपरेशन से पैदा हुई है। सुबह तक लड़की ठीक थी, 3 इंजेक्शन दिए हैं लड़की को। उसके बाद ये लड़का आया है, थोड़ी देर बाद इसने लड़की को झंझोड़ा है, तो कहा कि सोने दो। फिर उसके बाद इसलिए लड़की नहीं उठी है। उसके बाद इसे जगाया है तो नहीं जगी है। इनको दिखाया है तो इन्होंने कह दिया कि जी ब्लेंसेल ले जाओ। लड़की जब से टीके लगाए जब से नहीं उठी है। कुछ को ब्लेंसर भेज दिया, कुछ को जिसने डोज लगाया है उसने धमकी दी है कि मतलब कि यहाँ पे मेरा इलाका है सगराई है, मैं एक एक को मैं असली कसाई खाऊं, मैं एक एक को कटवा दूंगा।
ये खूब बढ़िया था, हंस खेल रहा था बच्चों की गोदी में। और आनचक्की इसके कराहमन सी हुई थी तो दवा दिवाई इसको। दवा दिवाने के बाद में कोई दिक्कत ना, खूब ठीक हो गया। कहने लगे जी बच्चे को गोदी में रख लो। गोदी में खेला बच्चा खूब। 11 बजे के करीब में आज बच्ची को इंजेक्शन लगवाया इन्होंने। 3 इंजेक्शन एक साथ लगाए। लगाने के बाद में बच्ची को दादी की गोदी में गिर दिया। कैसे गोदी में गिर लो। और बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, उसने कही कि मैं देखूंगा बच्ची को। तो जब उस बच्ची ने देखा तो उसमें कुछ नहीं था। फिर बच्ची के बाबा आए, उन्होंने देखा कि तो इसमें तो कुछ नहीं है। डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर ने कह दीजिए एम्बुलेंस से ले जाओ इसे। नए साल से पहले जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ जवान पूरी मुस्तैदी से तैनात है। कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी के बीच जवान एलओसी पर गश्त कर रहे हैं। माइनस तापमान में भी जवान पैदल पेट्रोलिंग कर रहे हैं और आधुनिक नाइट विजन उपकरणों से निगरानी बढ़ा दी गई है। खुफिया इनपुट के बाद सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है ताकि किसी भी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया जा सके। बीएसएफ के जवानों ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। सोनामर्ग में रिसेंटली स्नोफॉल के बाद टूरिस्ट इन्फो है जो बढ़ा है एंड साथ में अभी प्रेडिक्शन है 31 को भी स्नोफॉल का। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टूरिस्ट की तादाद और बढ़ेगी। प्लस न्यू ईयर के ईव के लिए यहाँ पे सेलिब्रेशंस रहेगा एंड many people they come to these places to enjoy their New Year Eve and on the 1st of January we are expecting कि flow टूरिस्ट का अच्छा खासा रहेगा। सो इसी को मद्देनज़र रखते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस गांदरबल की तरफ से सारे टूरिस्ट स्पॉट्स पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को बढ़ाया गया है। एग्रेसिवली पेट्रोलिंग की जा रही है, चेकिंग की जा रही है एंड ट्रैफिक स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। वाराणसी में कड़ाके की ठंड और बढ़ती ठिठुरन के बीच नगर निगम प्रशासन एक्शन मोड पे नजर आ रहा है। महादेव की नगरी में कोई भी बेसहारा खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नगर निगम ने शहर के 142 प्रमुख स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की है ताकि राहगीरों और जरूरतमंदों को राहत मिल सके। इन दिनों बता दें कि जनपद वाराणसी में भीषण ठंड का कहर है। ऐसे में नगर निगम प्रशासन जो शेल्टर होम बनाए गए हैं, 13 स्थायी और 13 अस्थायी शेल्टर होम, उन सारे शेल्टर होमों पर खास तौर पर अलाव की व्यवस्था भी मुकम्मल कर रही है। आप देख सकते हैं गाड़ियों में भर भर करके शेल्टर होमों पर अलाव की व्यवस्था के लिए गाड़ियों में लकड़ियां आदि शेल्टर होमों पर पहुंचाई जा रही है और नगर निगम कर्मी पूरे जनपद में इसको लेकर के तत्पर दिखाई दे रहे हैं। ये भीमनगर सिकरौल स्थित नगर निगम का रैन बसेरा है जहां पर सभी तरीके से मुकम्मल व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ नगर निगम के कर्मी भी हमारे साथ हैं जो लगातार शेल्टर होमों के जा रहे हैं, इसके साथ ही अन्य जगहों पर जा रहे हैं और लोगों को ये भीषण ठंडी से बचाव हो सके इसके लिए ये लोग जगह जगह जाकर के जो चिन्हित किए गए हैं जगह, लगभग 142 जगहों पर अब तक अलाव की व्यवस्था की जा चुकी है। यहाँ हमारे साथ नगर निगम के कर्मी भी हैं। जी, आप लोग नगर निगम से हैं? जी सर जी, हम लोग नगर निगम से हैं। कितने जगहों पर आप लोग ये अलाव पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लकड़ियां पहुंचाने का काम कर रहे हैं? सर जी, हमारा तो पॉइंट करीब 24 जगह है। 24 जगह? हाँ, 24 जगह हम लोग देते हैं और भी गाड़ियां लगी है जिससे कि वो पहुंचा रहे हैं हर जगह। कमिश्नर हर जगह लगा हुआ है। इस समय ठंडी की अगर बात करें तो क्या असर दिखाई दे रहा है इस समय जनपद वाराणसी में? बहुत ठंड है सर, ज्यादा है। टेम्परेचर सर 14-13 के लगभग है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं शेल्टर होम पे रहने के लिए, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? सर पूरी व्यवस्था है सर, उनके लिए हीटर है, गीजर है सर, और वाईफाई लगा है सर, और सब बेड है सर, पूरी व्यवस्था है सर। यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनके लिए दूध आदि की भी व्यवस्था? जी सर। ये देखिए, ये शेल्टर होम है। यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि यहाँ कार्यालय बनाया गया है। जो लोग आते हैं उनका पंजीकरण किया जाता है, आधार कार्ड आदि लिया जाता है। और ये देखिए किचन है, यहाँ पर किचन के सामान भी रखे गए हुए हैं। जो लोग आते हैं उनके लिए सिलेंडर आदि की व्यवस्था की गई है। ये परिवार रूम है, यहाँ पर जो लोग फैमिली के साथ आते हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है।
और यहाँ लॉकर, विशेष तौर पर यहाँ लॉकर बनाए गए हैं ताकि जो लोग आते हैं यहाँ पर वो अपना सामान रख सके, उनका सामान सुरक्षित रह सके, वो अपना सामान उसमें रख करके अपना ताला आदि लगा सकते हैं। अगर उनके पास ताला नहीं है तो यहाँ ताला भी प्रोवाइड कराया जाता है ताकि किसी भी प्रकार का किसी को भी कोई भी असुविधा न हो सके। इसको लेकर के वाराणसी नगर निगम प्रशासन की अगर बात करें तो वाराणसी नगर निगम प्रशासन लगातार इस ओर ध्यान दे रहा है। वाराणसी से न्यूज इंडिया के लिए अमल श्रीवास्तव। गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में ठंड और कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। देर रात से घना कोहरा छाया हुआ है जिससे विजिबिलिटी कई जगहों पर 50 मीटर से भी कम रह गई। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए, वहीं ट्रेनों और फ्लाइट्स पर भी इसका असर देखने को मिला। ठंड और प्रदूषण के कारण जिला अस्पतालों में पेशेंट की संख्या दुगनी हो गई है। खांसी, सांस और बुखार के पेशेंट ज्यादातर अस्पताल पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। हमारे यहाँ पे ये ठंड से पहले ही हम लोगों ने ये जो कोल्ड वेव वार्ड तैयार कर रखा है, 15 बेड का ये वार्ड है जिसमें हमने सारी जो मेडिसिन्स हैं वो अवेलेबल करा रखी हैं। हमारा स्टाफ रिजर्व में हमने रखा हुआ है और जो फिजिशियन हैं और कंसर्निंग जो भी हमारे पास में पैरामेडिकल्स हैं उनको सबको निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अलर्ट पे रहेंगे। छोटे बच्चे और जो वृद्ध लोग हैं इस समय सबसे ज़्यादा सफर हैं, स्पेशली वो लोग ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं जिनको सांस की बीमारी पहले से है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस समय सुबह के टाइम में और बाहर ना निकलें। कुछ लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए, जिनको सांस की बीमारी है वो बिल्कुल ना जाएं, मास्क का इस्तेमाल करें। दिसंबर महीने से ही ठंड ने दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद में अपनी दस्तक दे दी थी, लेकिन बीती रात से दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद के अलग अलग क्षेत्र में घने कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जीरो विजिबिलिटी के साथ पहियों की रफ्तार रुक चुकी थी। सुबह से ही जिला गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आई। इसको लेकर सीएमएस राकेश कुमार से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि कोल्ड वेव से आने वाले पेशेंट्स के लिए एक अलग से 15 बेड का वार्ड तैयार करके रखा गया है। यदि कोई आपातकालीन स्थिति आती है उसको लेकर पैरा मेडिकल स्टाफ के साथ साथ पूरी डॉक्टर्स की टीम बिल्कुल तैयार है। राकेश कुमार ने यह भी बताया कि जितने बुजुर्ग हैं जो सुबह मॉर्निंग वॉक के निकलते हैं उनको मॉर्निंग वॉक को अवॉइड करना चाहिए। छोटे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए घर से ना निकाले। न्यूज इंडिया के लिए गाजियाबाद से कपिल। महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने के बाद अब एक और परिवार साथ आने की राह पर है। अजीत पवार ने परिवार के साथ आने का ऐलान किया है। पिनपरी चिंचवाड़ नगर निगम चुनाव के लिए अपनी एनसीपी और शरद पवार के एनसीपी के बीच गठबंधन की घोषणा की है, जिसका मतलब है चाचा भतीजा बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। अभी यह गठबंधन नगर निगम चुनाव के लिए है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि अजीत पवार और शरद पवार की पार्टी फिर से एक हो जाए। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल, चाचा भतीजे का एक होगा दल, फिर साथ साथ होगा पवार परिवार। जल्द टूटने वाली है सियासी दीवार। 2025 खत्म होते होते महाराष्ट्र की सियासत में नई पटकथा लिखने की तैयारी हो रही है। भाई भाई साथ आ रहे हैं तो चाचा भतीजे के बीच दूरियां, नाराजगी, गिले शिकवे खत्म होते दिख रहे हैं। ठाकरे ब्रदर्स साथ आ चुके हैं और पवार परिवार ने भी हम साथ साथ हैं की तरफ इशारा कर दिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम चुनाव के लिए अपनी एनसीपी और एनसीपी शरद पवार गुट के बीच गठबंधन की घोषणा कर दी। नगर निगम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची तय करते समय दोनों गुटों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इससे एक बार फिर से परिवार एकजुट हो गया है। पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम चुनाव में अजीत पवार और शरद पवार का साथ आना महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत जल्द बड़े उलटफेर की ओर इशारा है। भले ही बात नगर निगम चुनाव की हो, लेकिन इसका संदेश बहुत दूर तक महाराष्ट्र की सियासत में हर पार्टी तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अजीत पवार का इधर से उधर जाने का इतिहास रहा है, लेकिन जिस तरह से इस बार सत्ता में रहते हुए बतौर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने चाचा शरद पवार के साथ गठबंधन का ऐलान किया है, उससे अजीत पवार के साथी हों या शरद पवार के दोस्त,
हर कोई हैरान है। देखिए, पिंपरी चिंचवड़ का तक सीमित मुद्दा है। पुणे में उनका अलायंस नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से, पिंपरी चिंचवड़ में हो रहा है। अब जवाब उनको देना है ना, आप बीजेपी के साथ जा रहे हो, जवाब अजित पवार को देना है, बीजेपी को, उनके बॉस अमित शाह को। जिस शरद पवार जी के साथ बीजेपी लड़ रही है, उनके साथ आप अलायंस कर रहे हो, तो उनको जवाब देना पड़ेगा अमित शाह को। हाँ, और जिस बीजेपी के साथ आपका विरोध रहा हमेशा, तो एनसीपी बीजेपी के साथ जा रही है, तो जवाब देना पड़ेगा पवार साहब को। आप उनसे यह सवाल पूछिए। पवार परिवार पर संजय राउत का बयान बताता है कि इस गठबंधन से टेंशन तो है, क्योंकि महाराष्ट्र में महाआघाड़ी इस वक्त महापिछाड़ी पार्टी बनी हुई है। हर कोई सियासी वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बिछड़ों को साथ लाने की एक मुहिम से चल रही है। चाचा भतीजे कब पूरी तरह से एक होंगे ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसकी शुरुआत पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनाव से हो चुकी है। 2.5 साल पहले एनसीपी को तोड़कर चाचा शरद पवार को छोड़कर गच्चा देने वाले अजीत पवार फिर से परिवार में आते दिख रहे हैं। अब इसका असर महाराष्ट्र की सियासत में कितना होता है, ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।